हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द क्लच एजुकेशन अड्डा पे। और मैं केमिस्ट्री का एक लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ और उसमें मैं बता चुका हूँ कि एसिड क्या होती है, बेस क्या होती है। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस ने थ्योरी दिया था जिसके अनुसार उन्होंने ये कहा था कि ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलने पर H प्लस आयन देते हैं और उन्हें हम एसिड कहते हैं, और जो पानी में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। उसके बाद से हमने प्रॉपर्टी देखी थी जिसमें एसिड की प्रॉपर्टी हमने बताया था कि एसिड हमारे जो होते हैं वो स्वाद में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, और वो इंडिकेटर के कलर चेंजर होते हैं। जैसे वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। एक फेनोल्फथालीन होती है जो पिंक से कलरलेस कर देता है। और इनकी अगली प्रॉपर्टी ये होती है कि इनका पीएच मान 7 से कम होते हैं। और इनकी एक और अगली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी होते हैं। H प्लस आयन की वजह से इनके अंदर विद्युत प्रवाहित कर सकता है। और इनकी अगली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये अपने एसिड जो प्रॉपर्टी होती है उसको तब खो देते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं जब ये बेस से मिलते हैं। इसी प्रकार बेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो पहली ये होती है कि स्वाद में जो होते हैं बिटरनेस होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये भी जो है इंडिकेटर के कलर चेंजर होते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो हमारे रेड लिटमस पेपर होता है उसको ये ब्लू में चेंज कर देते हैं। और ये फिनोल्फथालीन जो होती है उसको ये कलरलेस से पिंक में चेंज कर देते हैं। और ये भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं क्योंकि इनके ऊपर OH माइनस आयन होता है। और ये छूने पे साबुन की जैसे इनके अंदर चिकनाहट होती है। इनकी अगली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये भी अपनी बेसिक प्रॉपर्टी तब लॉस कर देते हैं जब ये एसिड से मिलते हैं। और यहाँ पे इनकी जो प्रॉपर्टी इनकी भी पीएच जो मान होता है ये 7 से ज़्यादा होता है। उसके बाद हमने इसके एसिड की और बेसिक एसिड और बेस के हिस्ट्री के बारे में बताया था कि सबसे पहले 1783 ईस्वी में एक लेवोसियर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने थ्योरी में सजेशन दिया था। उन्होंने बताया था कि एक हमारा जो एसिड होता है वो ये होता है कि नॉन मेटल के ऑक्सी कंपाउंड होते हैं, लेकिन इसे बहुत ही जल्दी रिजेक्ट कर दिया गया। एक डेवी नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने HCl के ऊपर स्टडी करके और इसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा एसिड के बारे में जो कॉमन फैक्टर तब लाइट में आया जब एक वैज्ञानिक थे लेवेक। उन्होंने 1830 ईस्वी में एक थ्योरी दिया और उस थ्योरी में इन्होंने बताया कि एसिड वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास एक या एक से अधिक हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन वो पूर्णतः या आंशिक रूप से रिप्लेस करके तब कर दिए जाते हैं जब वो साल्ट बनाते हैं। उसके बाद से बहुत सारी थ्योरी आए एसिड और बेस के बारे में, लेकिन एक भी थ्योरी इनकी ओवरऑल प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं मिली। जितने भी वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे, उन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पज के अकॉर्डिंग उसको इस्तेमाल किया। और उसके बाद से जो हमने बताया था आर्हेनियस के जो भी सिद्धांत थे, आर्हेनियस के सिद्धांत के बारे में अभी जस्ट पीछे रिवाइज में भी चर्चा किया है। उसके बाद से आता है हमारा लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी, यानी उनकी जो सीमाएं थी आर्हेनियस थ्योरी की, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। और उसमें सबसे पहला यही था कि वो केवल जलीय विलयन तक ही सीमित रहते हैं। यह सिद्धांत सिर्फ पानी तक ही अम्ल और क्षार को समझा पाता है, अन्य विलायकों में नहीं समझा पाता है। जैसे कि अमोनिया हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इनमें वो नहीं समझा पाता है। इनकी दूसरी जो कमियां थी वो ये थी कि अम्ल और क्षार क्षार की बहुत ही मतलब संकीर्ण परिभाषाएं दे पाए। और उनमें इन्होंने यही बताया बस कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन देने वाला ही बस माना गया, बाकी और किसी को इन्होंने कंसीडर नहीं किया। जबकि इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे कंपाउंड होते हैं जिसमें जो हमारे एसिड और बेस की जैसे बिहेव करते हैं। उसके बाद से इन्होंने गैर जलीय विक्रियाओं को नहीं समझा पाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारे पानी में ही घुलने पे वो हमारे एसिड और बेस मिले। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा अमोनिया है जो हाइड्रोक्लोराइड यानी HCl से रिएक्शन करके NH4Cl बनाता है, यानी अमोनियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ जो है एसिड और बेस अभिक्रिया होती है, लेकिन यहाँ पानी मौजूद नहीं होता है। और इसी चीज को आर्हेनियस जो है नहीं समझा पाए। उसके बाद से आर्हेनियस ने जो है OH माइनस रहित जो क्षार थे,
मतलब जरूरी तो नहीं है कि सारे क्षार में OH माइनस आए, बिना OH माइनस के भी हमारे बेस पाए जाते हैं, क्षार पाए जाते हैं, तो ये उसको भी नहीं समझा पाए। उसके बाद से इन्होंने जो उभयधर्मी पदार्थों की व्याख्या भी नहीं कर पाए। जैसे हमारे Al2O3 है, जिंक ऑक्साइड है, ये कभी अम्ल तो कभी क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। ये कंडीशन के ऊपर होता है कि कब अम्ल कब क्षार की जैसे बिहेव करेंगे, तो इसको भी नहीं समझा पाए। उसके बाद से जो अम्ल क्षार की जो पावर है, उसकी भी इन्होंने व्याख्या नहीं की कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी नहीं बता पाए। उसके बाद से इनकी जो परिभाषा ये खत्म होती है, उसके बाद से इनकी परिभाषा के बाद लिमिटेशंस के बाद है, सॉरी, लिमिटेशंस के बाद से कुछ मॉडिफिकेशन है इनके अर्नीस की थ्योरी में। और उसमें सबसे पहले यही था कि जो H+ आयन है, ठीक है, उसको हम हाइड्रोनियम आयन H3O+ से जोड़ना के तौर पे देखा गया। इसमें ये बताया गया कि पानी में जब H+ आयन जाते हैं तो वो अकेले नहीं रहते, वो तुरंत क्या करते हैं कि पानी के साथ जुड़कर पानी का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, उसके साथ जुड़ के H3O+ बनाते हैं, जिसको हम हाइड्रोनियम के नाम से जानते हैं। और उसके बाद से इसमें ये बताया गया कि जो हाइड्रोनियम होते हैं, ये क्या बोलते हैं, एसिड्स होते हैं, वो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता को बढ़ा देते हैं। दूसरा इनका मॉडिफिकेशन में ये था कि OH- की जो भूमिका है उसको स्पष्ट कर देते हैं। तो ये कहते हैं कि क्षार को केवल जो OH- देने वाला माना गया था। उसके बाद से इन्होंने बताया कि जो OH- मतलब जलीय विलयन में जो OH- आयन की सांद्रता जो बढ़ा देता है, वो बेस कहा गया। उसके बाद से जो इनके बाद बताया गया कि जो न्यूट्रलाइजेशन की व्याख्या थी, यानी जो उदासीनीकरण की जो व्याख्या थी, वो भी बताई गई कि जब मॉडिफिकेशन हुआ उसके बाद से बताया गया कि अम्ल और क्षार जब एक साथ मिलते हैं, तो कैसे हाइड्रोनियम आयन और OH- जब मिले हैं तो ये पानी के रूप में बदल गए हैं और ये यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गए। उसके बाद से जो है इनकी जो स्ट्रेंथ की परिभाषा जो दी गई, यानी इनके द्वारा बताया गया कि कौन सी स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन से स्ट्रॉन्ग अम्ल हैं, यानी एसिड हैं, तो उनको भी इनके द्वारा बताया गया। हाइड्रोनियम आयन और OH- आयन की सांद्रता भी मापा जाने लगा। और इससे जो है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशंस है, यानी जो विलयन है, उसका तुलना भी करना आसान हो गया। उसके बाद से इसमें मूल सिद्धांत आर्हेनियस का यही था कि एसिड वो होते हैं जो H+ आयन होते हैं और बेस वो होते हैं जो OH- आयन होते हैं, जो OH- आयन देते हैं। ये हमारा पुराना सिद्धांत था। उसके बाद से संशोधित में ये आया कि जो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ा दे और बेस वो होते हैं जो OH- की सांद्रता बढ़ा दे। उसके बाद हमारा आता है ब्रांस्टेड लॉरी थ्योरी। ये हमारे दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर ये सिद्धांत 1923 में दिया था। इनके अनुसार बताया गया कि अम्ल वो होते हैं जो प्रोटॉन दान करते हैं, यानी प्रोटॉन डोनर होते हैं, जो H+ के रूप में प्रोटॉन को डोनर करते हैं, और क्षार वो हैं जो उनको स्वीकार करते हैं, जो प्रोटॉन को स्वीकार करते हैं। यह सिद्धांत जो है आर्हेनियस की जो लिमिटेशंस होते हैं उनको दूर करती है, क्योंकि यह जलीय विलयन तक ही सीमित नहीं होती है, यह गैसों और अन्य विलायकों में भी अम्ल क्षार अभिक्रिया को समझा समझा सकता है। इनका मेन पॉइंट जो था वो ये था कि परिभाषा जो है बस सिंपल सा ये है कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं और क्षार वो होते हैं जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। उसके बाद से इनका कंजुगेट पेयर होता है कि हर अम्ल क्षार अभिक्रिया में एक कंजुगेट एसिड बेस होते हैं। और उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताया गया कि जो NH3 है, यानी अमोनिया जो है वो पानी से जब रिएक्ट करता है तो अमोनियम बना देता है NH4+ और प्लस OH- बना देता है। यहाँ पे जो NH3 है, आप देख पा रहे हैं कि NH3 जो लिखा है वो हमारा बेस है, और जो H2 है वो यहाँ पे एसिड का काम कर रहा है, और जो NH4+ जो बनता है वो हमारा कंजुगेट एसिड हो जाता है, और OH- जो है वो कंजुगेट बेस हो जाता है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा एसिड और बेस जब अलग अलग होता है, तो जब हमारा अमोनिया से जब क्या बोलते हैं, अमोनिया हमारा क्या होता है कि एक बेस होता है, लेकिन वहां से जब हमारा एक H+ जब वो लेता है, ग्रहण करता है, तो हमारा जो NH4+ जो होता है वो एसिड कंजुगेट एसिड हो जाता है। और यहाँ से जब पानी में से एक OH जब चला जाता है, तो वही जो OH जाता है वो हमारा कंजुगेट बेस हो जाता है। अब जो होता है एम्फोटेरिक
जो वैधर्मी पदार्थों की जो व्याख्या है, ठीक, इसमें ये भी बताता है कि जब पानी जो होता है कभी अम्ल की तरह व्यवहार करता है यानी H+ दान करके, और कभी क्षार की तरह व्यवहार करता है यानी H+ स्वीकार करके। जैसे हमने हाइड्रोनियम आयन को देखा था। उसके बाद से हमारा जो है कंजुगेट एसिड और बेस, जो अभी मैं पीछे बता रहा था, कि इसमें यही होता है कि जब कोई एसिड जो है प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो उसके बाद जो जो बच जाता है उसी को हम कंजुगेट बेस के नाम से जानते हैं। और जो कंजुगेट एसिड होते हैं वो होते हैं कि जब कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, उसके बाद जो बच जाता है उसको हम कंजुगेट एसिड कहते हैं। इसको हमने अलग से बना दिया था कि समझने में कोई दिक्कत ना हो, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। और आज के लेक्चर यहीं तक, उसके बाद से हम इसमें आगे का लेक्चर अटेंड करेंगे। और बस आज के लेक्चर में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर।